सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी चुन के लाए वो है ओरिएंट एब्रेसिव। चुनने की वजह इंडियन ह्यूम पाइप के नंबर्स आए हैं और नंबर्स काफ़ी रोबस्ट आते हुए दिखाई पड़े हैं। अपर फ्रीज भी लगे इंडियन ह्यूम पाइप पर अदर, तो उसी आधार पर उसके पीयर को चुना गया है। कंपनी भी उसी सेम कारोबार के अंदर है और मेजरली उसी तरह के नंबर्स आने की उम्मीद यहाँ पर भी है। करीब 3 से 4% के आसपास मार्जिन बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही के अंदर। एक अहम चीज़ ये भी है कंपनी के जो मुनाफे में करीब 50 से 70% के आसपास बढ़त देखने को मिल सकती है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी सब्सटेंशियल वे में रिड्यूस कर रही है। वो एक इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरा, जिससे कि डिमांड आउटलुक देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के अंदर, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ इंडियन ह्यूम पाइप के नंबर्स के बाद, वो भी कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो वॉल्यूम्स है, उसको ड्राइव कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। वैल्यू वाइज देखा जाए तो करीब 2 रुपये के आसपास की ईपीएस और महज 18 के मल्टीपल पे ये शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर करीब 37 से 38 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो सेक्टर वाइज भी देखें तो रफली आधे के मल्टीपल पर ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। रिसेंट कैपेसिटी एडिशन और साथ साथ जो रिसेंटली कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए थे या जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री कंपनी मेंटेन कर रही है, उसी को ग्राउंड मानते हुए यहाँ पर एक रिपोर्ट फर्स्ट कॉल की रेफर की जा रही है। टारगेट जो देख रहे हो करीब 50 रुपये के आसपास के देख रहे हैं। तो ओरिएंट एब्रेसिव्स, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। काउंटर इस समय इंट्राडे हाई पर करीब 11.5% ऊपर 40.60 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए नज़र रख सकते हैं आप इस पर। और जैसे सुमित बता भी रहे थे, इनफैक्ट इसी स्पेस में इंडियन ह्यूम पाइप्स पर भी आज काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। दोनों ही काउंटर्स इस समय ऑलमोस्ट अच्छा मूव देते हुए। आप ब्रिजेश, ओरिएंट पर कोई सलाह देना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली मैं मिहिर जी इसको ट्रैक नहीं करता, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं इस बीच जो अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप में ही देखता हूँ। इनफैक्ट मिड कैप में क्या, इनफैक्ट टॉप ट्रेडर्स की श्रेणी में 5140 एमटेक ऑटो और जेन इरिगेशन, हिंदुस्तान मोटर्स 6 रुपये 70 पैसे पे आज 14% ऊपर है ये स्टॉक। रिको ऑटो 4930 पे। उसके बाद डिश टीवी, डीएलएफ, आईटीसी, एचटीआईएल, ये भी रबे के ठंडे पड़े हुए हैं। आरपीजी है। फेडरल बैंक को देखते हैं एक बार 65-60 पर। ना इस पर भी अगर आप देखिए कोई भी ढंग का बन नहीं रहा इस वक्त है। और टाटा टीसीएस करीब 12 रुपये ऊपर आज। डिशमैन फार्मा, अभी डिशमैन फार्मा का जिक्र कर रहा था मैं, देखिए 153 पर। और याद रखिए अगर ये 154 रुपये के ऊपर गया ना, तो फिर ये जो 158, 159, 160 की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। सुदर्शन केमिकल्स को देखिए 23 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, करीब 329 के स्तर पे। माना साहब एक बार सुदर्शन केमिकल में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं क्या? देखिए 325 तक की संभावना थी, बट यहाँ पर भी स्टॉक में कोई किसी तरह की वीकनेस नहीं दिख रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि बने रहें, अपने स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज करके अब 319 रुपए कर लें जी। अगर 331 रुपए के ऊपर स्टॉक जाएगा तो 345 के नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज नतीजा, एक बार नतीजे दिखाता हूँ, उसके बाद मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर मनीष शांगी, एमडी एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के। नतीजे आइए एक बार स्क्रीन पर देखते हैं एग्जैक्टली नंबर्स के बाद, और ये भी देखेंगे एग्जैक्टली रिएक्शन कैसा है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी अगर आप देखें आएंगे। और ये रहे, इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पे रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 13% गिर के आप देखें 353 करोड़ रुपये रहा, 22 रुपये स्टॉक नीचे इस वक्त। और अगर आप बॉटम लाइन को देखें इस क्वार्टर में लगभग 94% का डिप और करीब 12.25 करोड़ रुपए। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। एग्जैक्टली अगर आप देखिए कि जो टॉप लाइन बॉटम लाइन में इस बार काफ़ी डैमेज हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या रहा सा, और ये क्या ये सिर्फ ये क्वार्टर स्पेसिफिक था या फिर आपको लगता है ये कुछ समय सस्टेन करेगा? ये इसका एक बड़ा कारण तो बड़ा क्वार्टर स्पेसिफिक है, और सबसे ज्यादा असर हमें हमारे स्टील बिल्डिंग बिजनेस में हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट द्वारा जो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगा दी गई थी, उसकी वजह से हमने जो फिक्स प्राइस ऑर्डर लिए हुए थे उन पर हमने स्टील एग्जम्पशन लेके किया था। और क्योंकि हमारे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमें उस पर नुकसान उठाना पड़ा। तो ये एक बार की बात है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि फिर से ऐसा होने का अंदाजा ऐसा होगा। तो आई वुड थिंक ऑफ इट एज वन टाइम। सो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आप कह रहे हैं कि ये वन ऑफ है, सो गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 क्वार्टर के लिए आपकी विजिबिलिटी क्या है इन दैट केस? हम लोगों ने 2-3 बड़े इनिशिएटिव लिए थे। एक तो अपनी दूसरे बिजनेसेस में, बिल्डिंग बोर्ड बिजनेस में और रूफिंग बिजनेस में बेचने का,
अपने खर्चे कम करने का। हमने अपनी इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। आने वाले 3 क्वार्टर्स के अंदर मुझे उम्मीद है कि इन सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनका रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। और जो मेजर बैड न्यूज़ है दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए सर। शुक्रिया। इसे वन ऑफ फिलहाल का जरा। अब देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हेमंत ठुकराल। ब्रिजेश आपका शुक्रिया, मानस आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देवेंद्र, अब क्या करना चाहिए? बिकॉज यू नो प्योरली अगर आप देखें थोड़ा डेफिनेटली कंफर्ट लेवल इन लेवल्स पे कम है, ऊपर से अर्निंग सीजन चल रहा है, सो थोड़ा उससे जुड़ी वॉलेटिलिटी और सेंसिटिविटी है मार्केट में। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को इस समय? गुड मॉर्निंग मिहिर। वेल आई थिंक मार्केट के अंदर ज़्यादा बदलाव कुछ आया नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। थोड़ा बहुत यूफोरिक कंडीशन मार्केट में ज़रूर बना है बिकॉज ऑफ आई थिंक द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ GST गेटिंग थ्रू, because of the prospects of fall in the interest rates going forward in the subsequent part of the period because of the good monsoon। तो ये हिसाब से आई थिंक मार्केट के अंदर थोड़ी ऑप्टिमिज्म जरूर बनी है। और एट्स द सेम टाइम ग्लोबल मार्केट्स में जो नए फंड एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट की तरफ हो रहे हैं, इसके अंदर इंडिया के अंदर भी फंड्स एलोकेट होने शुरू हुए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म, थोड़ी बहुत यूफोरिक कंडीशन जरूर है। परंतु एक बात इसके अंदर डेफिनेटली सामने है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर भी एक डिस्टिंक्ट अच्छा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर शोइंग रोबस्ट साइंस ऑफ ग्रोथ। In many pockets, you are finding the growth rates being talked about in 25 to 30% CAGR basis over next 2 to 3 years। तो जब तक ये हिसाब से अर्निंग की ग्रोथ आने शुरू होते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मार्केट के अंदर तेज़ी का दौर मोर और लेस बरकरार रहेगा। थोड़ा बहुत आई थिंक मार्केट के अंदर टेक्निकल रीजंस के हिसाब से या ओवरबॉट सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टर्स का फोकस ज़्यादा रहेगा एंड आई थिंक दे वुड लैच ऑन टू द अपॉर्चुनिटी व्हेन आई थिंक इक्वालिटी स्टॉक प्राइसेस फॉल्स एंड आई थिंक इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल्स। हेमंत ठुकराल भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए इस डेरिवेटिव एक्सपायरी पे। हेमंत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। हेमंत, आज ये एक्सपायरी कटने की संभावना आपको लगती कहाँ पर है? पहले बताइए कि रेंज क्या रहेगी आज इस एक्सपायरी की? देखिए वीरेंद्र, मेरे ख्याल से ट्रेजेक्टरी थोड़ा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बिकवाली आएगी। वॉलेटिलिटी आने के बावजूद भी मुझे लगता है बाज़ार 8600-8650 के बीच में ही एक्सपायरी देगा। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग सेकेंड हाफ में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मुझे नहीं लगता बाज़ार 8600 के नीचे ज़्यादा जाएगा। तो मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी सेफ टू एज्यूम आज के लिए कि बाज़ार की एक्सपायरी 86-8650 के बीच में ही आनी चाहिए। हेमंत, निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या है? मैं मान लीजिए कि मैं इस पे लॉन्ग हूँ और ऑलमोस्ट आप देखिए ये 19,000 की ट्रेजेक्ट्री के पास कारोबार कर रहा है। इस ट्रेजेक्ट्री में एग्जैक्टली आपका आउटलुक है? आज इसकी कटान कहाँ पर हो सकती है और पॉसिबली जो रोलोवर्स हैं वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या 19,200 के ऊपर कैपिटलाइज करने के चांसेस हैं इसके? देखिए वीरेंद्र, अगर मैं इस क्वेश्चन को दो भाग में बांट देता हूं। अगर आप आज का पूछ रहे हैं, मुझे जहां तक आज की एक्सपायरी रह गई, मुझे टूवर्ड्स 18,900 के करीब लगती है। मुझे लगता है थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आएगा जाते जाते। तो सेकेंड हाफ में यू मे सी अ स्मॉल करेक्शन टिल 18,850, 18,900 कमिंग इन। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से बाज़ार को इसको पॉजिटिवली ही ट्रेड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में जो बेस है, जैसे निफ्टी का बेस है वैसे बैंक निफ्टी का पुट्स राइटर्स का जो बेस है दैट इज शिफ्टेड टू 18,500। तो मेरे हिसाब से 18,500 और 18,600 अब नया बेस बनकर आ रहा है और सामने जो टारगेट्स हैं वो और व्हाट वी कॉल एज नंबर्स, जो रेजिस्टेंस नंबर्स हैं वो 19,300, 19,500। तो मेरे ख्याल अभी भी ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव रहेगी और शायद पहले हफ्ते में आपको 19,250 और 19,400 के टारगेट देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो इट स्टिल रिमेन्स अ बाय ऑन डिप्स और मेरे ख्याल से बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, विच इज़ अ वेरी इंकरेजिंग सिग्नल। जी बिल्कुल। बैंक निफ्टी 18,900 के पार अगर निकल जाता है। अब हेमंत, इसमें और एक चीज़ ये भी है कि इस बार SBI
पर सबकी नज़र रहेगी इसलिए क्योंकि जो SBI की सब्सिडरीज जिनके नंबर्स अब तक आए हैं और जिनका विलय SBI में होना है, उन्होंने जिस तरह के राइट ऑफ्स दिए हैं तो उससे एक डाउट है मार्केट के मन में कि SBI पता नहीं क्या करेगा रिजल्ट पर। SBI का बिल्डअप क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? देखिए मीर, मेरे हिसाब से जो PSU बैंक्स हैं उनका रोल ओवर्स में अगर आप मेरे से पूछें तो लार्ज कैप्स, व्हेन आई डिवाइड देम इन लार्ज कैप मिड कैप, तो SBI और PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों के अंदर SBI का ही रोल ओवर सबसे इनकरेजिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि SBI में बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलेगी हमें, अनलेस अंटिल द रिजल्ट्स डिसअपॉइंट, मतलब कुछ फंडामेंटली चेंज हो जाए तो बात अलग है। और दूसरी एक अहम चीज और मैं SBI के बारे में बोलना चाहूंगा कि SBI में जो पुट राइटर है वो अब 230 पे आ गया है, तो काफी अच्छा बेस शिफ्ट हुआ है मेरे ख्याल से। इन लॉन्गर रन ऑल्सो अब जब तक 225 के नीचे SBI ट्रेड नहीं करे तो चांसेस आर वेरी हाई दैट SBI मे टेस्ट 240 ऑल्सो फर्स्ट।